माही ने फिर से देखा तो तब भी नजर आया। उसने खुद से कहा, यह वही है क्या? ये सच में है क्या? माही ने इशारे से गार्ड को बुलाया और उसने धीमी आवाज़ में पूछा, अंकल, यह लड़का यहाँ जो मुझे दिख रहा है, क्या वह आपको भी दिख रहा है? गार्ड हैरान होकर के कहा, जी मैडम, हमें भी दिख रहे हैं। माही ने कहा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड ने कहा, आप कल ऑफिस नहीं आई थी ना, तो इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। यह यहाँ नौकरी करेंगे आपकी तरह। गार्ड की बात सुनकर के माही खुशी से उछल पड़ी। फिर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए कहा, थैंक यू अंकल, आप जाइए। वह वहाँ से चले गए तो वह खुशी से उछल पड़ी, पर अभी तक आयुष ने माही को नहीं देखा था। माही खुद से ही बोली, थैंक यू भगवान जी, फाइनली आपने मेरी खुशी से मुझे मिला ही दिया। वैसे भी मैं आपकी फेवरेट चीज़ जो हूँ, मेरी इच्छा तो पूरी होनी ही थी ना। यह बोलते हुए वह खुशी से पागल हुए जा रही थी। वही अपने डेस्क से उठी और वह चलकर आयुष के पास रुकी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या कर रही थी। माही ने जाकर उसके टेबल पर हल्का सा हाथ मारा। आयुष ने जैसे ही माही को देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह एकदम से बोला, माही, आप यहाँ कैसे? ओ माय गॉड, आप यहाँ? खुशी से उसका भी वही हाल था जो माही का था। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं मिस्टर आयुष। मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ। यह एक अजीब सा कनेक्शन था जो वह दोनों फील कर रहे थे, जैसे यह कुदरत का कोई इशारा था। कुछ ना बोलने पर भी आंखों ही आंखों में वह दोनों हजारों बातें कर रहे थे। फिर माही अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गई और चुपके से दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसको देखते देखते माही का काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अचानक से रुद्र ऑफिस में एंटर हुआ। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया, पर माही तो जैसे खोई हुई सी थी। उसे तो रुद्र के आने का पता ही नहीं चला। रुद्र ने उसकी यह हालत देखी तो बस आयुष को देखे जा रही थी। माही के चेहरे पर प्यार के रंग बिखरे हुए थे। आंखों ही आंखों में कहीं ना कहीं प्यार पनपने लगा था। कब से वह ऐसे ही आयुष को देखे जा रही थी। बिना रुके उसे देखकर रुद्र जोर से चिल्लाया, माही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस जब ऑफिस में आते हैं तो खड़ा हुआ जाता है? रुद्र की डांट सुनकर माही एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आकर उठ खड़ी हुई और हकलाती आवाज़ में बोली, एक्चुअली वह सर, मेरा ध्यान। इससे पहले माही अपनी बात कंप्लीट करती, रुद्र फिर से चिल्लाया, वहीं से मैं जानता हूँ कि मिस माही, ध्यान कहाँ था तुम्हारा कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? बताइए मुझे। माही ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह बोलते हुए माही की आंखें नम हो गई। यह पहली बार था जब माही को डांट पड़ी थी। माही को रुद्र ने अपने कैबिन में आने को कहा और अपने कैबिन की तरफ चला गया। माही का डर से बुरा हाल हो रहा था। माही डरते हुए धीरे धीरे उसके कैबिन में गई। जैसे ही वह कैबिन में एंटर करती है, वैसे ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरे रहते हुए किसी और को कैसे देख सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़के को देख रही हो? उसमें क्या है? उसके पास जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे सारे पैसे मुझे दे दो और तुमको जहाँ जाना है जा सकती हो। माही कहने लगी, आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं। मैं चाहकर भी आपसे प्यार कभी नहीं कर सकती हूं, समझे आप? माही का यह बात सुनकर के रुद्र की भावें तन गई और वह फ़ौरन से माही के होठों पर रब करते हुए उसके लबों को अपने हाथों से मसल दिया और कहने लगा, तुम समझती क्यों नहीं हो मुझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माही रुद्र से दूर होना चाहती थी, मगर रुद्र उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। माही चिल्लाते हुए ज़ोर से कहने लगी, आप मुझे छोड़ो। प्रॉब्लम खुद आप हो। खुद से पूछ लो कि प्रॉब्लम क्या है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए यह सब कुछ करें या फिर आप मेरे पीछे रहें,
पर आपको मेरी बातें कहाँ समझ में आती है। आप तो पता नहीं मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। क्या है मेरे में, आपको तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। रुद्र कहने लगा, मुझे वह सारी लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। माही को रुद्र अभी भी अपनी बाहों में ही कस के रखा हुआ था। वह उसके बाहों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वह कहाँ छोड़ने वाला था। माही फिर से गुस्सा होने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे काम है। रुद्र कहने लगा, तुम्हें काम में मन नहीं लगेगा आज, क्योंकि वह लड़का तुम्हारे सामने है ना। देखता हूँ कि तुम कितना काम कर रही हो, वरना उस लड़के को वहाँ से कहीं और भेजना पड़ेगा मुझे। माही इस बात को सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और कहने लगी, कान खोलकर सुन लो आप, आयुष के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझे। इतना कह कर के माही रुद्र के हाथों को जोर से अपने दांतों से काट लेती है। माही के काटने से रुद्र की हाथों में दांत के निशान बन जाते हैं और वह अपने हाथों को ढीला कर देता है। माही उससे दूर हो गई और कहने लगी, प्लीज़ मुझसे ज़बरदस्ती आप नहीं करें तो ही अच्छा है। अच्छा मेरी बिल्ली, मुझे ही म्याऊं। तुम पर तो तुम्हारा भी हक नहीं चलने वाला है, समझी। तुम्हारे सारे रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, समझी मेरी बिल्ली। और इतना कह कर के वह उसके करीब फिर से गया और उसे दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों को कस के ऊपर करके दीवार से लगा दिया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ के दबाने लगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों मेरी बिल्ली, इतना चालाक कब से हो गई तुम उस लड़के को नहीं देखोगी तो नहीं देखोगी, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे देखोगी, समझी तुम। इतना कहते हुए वह माही के लबों पर किस करने लगा और वह किस बहुत ही हार्ड था, क्योंकि इस वक्त रुद्र गुस्से में था और वह गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ माही आयुष को देख रही थी इस वजह से था। माही डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहुत अच्छे से समझ रही थी कि रुद्र यह सब सिर्फ आयुष से दूर रहने के लिए यह सब कर रहा है। पर माही कहाँ मानने वाली थी। रुद्र थोड़ी देर के बाद माही के लबों को छोड़ा और उसके गले पर एक बाइट कर दिया और कहने लगा, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे फेस देखकर कोई भी इंसान समझ जाएगा कि तुम्हारे बीच कुछ तो ज़रूर है, और वह आयुष का बच्चा, उसे तो मैं देख लूँगा। इतना कहकर वह अपने चेयर पर बैठ गया। माही इस वक्त गहरी नज़रों से बस रुद्र को ही देख रही थी और कहने लगी, मेरे साथ जो करना है कर लो आप, मगर आयुष के साथ कुछ नहीं करना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही उसे देखी और मैं ही जाकर उसे बात भी करी, वह तो बेचारा जानता तक नहीं था मुझे। माही की यह बात सुनकर के रुद्र बस उसे ही देखे जा रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। माही इतना कह कर के रुद्र के कैबिन से बाहर चली गई। बाहर जाते ही वह वॉशरूम में गई और अपने फेस और ड्रेस को सही करके आई। माही अभी बहुत ज़्यादा ही उदास थी। माही को यूँ उदास देखकर आयुष भी परेशान हो उठा और मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, मेरी वजह से माही को डांट पड़ गई, बेचारी लड़की कितनी उदास हो गई। रुद्र बिना माही को जवाब दिए बस वह अपने काम में लग गया। शाम हुई तो माही घर जाने लगी। आयुष पीछे से माही को आवाज़ लगाया, रुको माही। बोलते हुए वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिक्र भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम अभी उदास हो। आयुष को इतने फिक्र करते देखकर माही के चेहरे पर खुशी भर आई थी। उसने जल्दी से कहा, उदास? कौन उदास? मैं नहीं तो, बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। माही पूरा मुंह खोल करके दिल से हंस दी। उसकी यह एक्साइटमेंट देख करके आयुष जोर से हंस पड़ा और फिर बोला, एक नंबर की ड्रामेबाज हो। माही को डर भी लग रहा था कि रुद्र देखे ना, पर वह एक पल सोची, और देखे तो देखे, मुझे उससे क्या, मुझे तो उससे प्यार भी नहीं है। वह इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। पर आयुष को लेकर बहुत सोचने लगी। उसको सोच में खोया देखकर आयुष कहने लगा,
कहाँ खो गई हो? माही ने अपने बाल अपने हाथों से पीछे करते हुए कहा। वह कहीं नहीं तो मैं हूँ, ऐसी वह बोलते हुए वह मुस्कुराने लगी। आयुष भी मुस्कुरा उठा। उसकी बातों का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया। उन्हें एहसास भी नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया। शायद प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। माही ने वॉच देखते हुए आयुष से कहा, ओके आयुष, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। आयुष ने हाथ मिलाते हुए कहा, ओके, बस ध्यान से जाना। माही अपनी स्कूटी पर निकल गई। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। माही घर की तरफ निकल पड़ी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद हो गई और वह नीचे झुक कर के उसे चेक करने लगी। तभी एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसमें 2-3 लड़के थे। ड्राइविंग सीट पर था एक लड़का। माही के करीब आकर कहने लगा, कुछ हेल्प चाहिए? माही ने मुंह उठा कर के उसके तरफ देखी तो वह और भी मुंह मोड़ ली, मगर हैरान थी और बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, जो खुद प्रॉब्लम में हो वह क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जब माही की बात सुनकर के उस इंसान को चिढ़ हुआ और कहने लगा, अरे वो मिस प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हेल्प लेने में भी प्रॉब्लम है तुमको? वह कोई और नहीं बल्कि बनवारी था। वह भी इसी शहर में रहने लगा था और वह भी माही की वजह से। वह रुद्र से मिलना जो चाहता था। 1 महीने से वह रुद्र से मिलने की कोशिश कर रहा था, उससे दूर रहना चाहता था, उसे मिलना ही नहीं चाह रहा था, बनवारी से मिलना ही नहीं चाहता था। रुद्र उस बनवारी से मिलना ही नहीं चाहता था। रुद्र कहाँ, बनवारी कहाँ? और बनवारी ने जो भी माही के साथ किया उस वजह से रुद्र उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर अब ये चुप था, मौके की तलाश में था। उसने माही को तकलीफ़ जो दिया है। प्रताप अपने गांव गया हुआ था 2 दिन की छुट्टी लेकर के। जब वह अपने गांव से आ रहा था तो रास्ते में ही बनवारी को माही के साथ बात करते देखा। बनवारी कार से उतरा और माही के करीब आ गया। माही ने परेशान आवाज़ में कहा, देखो प्लीज़, मैं पहले ही परेशान हूँ और परेशान मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना करके भी तुम्हें शांति नहीं मिली कि अब तुम मेरे पास फिर आ रहे हो? मुझसे दूर ही रहो, मैं पहले ही तुमसे कहा था ना, और आज भी कह रही हूँ। बनवारी के साथ कुछ लोग थे। वह लोग कहने लगे, अरे जब ये इतना भाव खा रही है तो तू क्यों हेल्प करना चाह रहा है? छोड़ इसे और चल यहाँ से। बनवारी को बहुत गुस्सा आ गया और वह गाड़ी से कूद करके नीचे आ गया। माही को उठाकर उसके टाइट से कंधे पकड़कर गुस्से से बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझती हो खुद को? बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं न तुम्हारे। माही ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। देखो मेरे मुंह मत लगो और ना ही मेरे रास्ते में आओ। तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सब करने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है। जाओ यहाँ से तुम, अभी के अभी। अब बनवारी का सब्र भी जवाब दे चुका था। माही की बात सुनकर वह माही को पकड़ के दीवार की तरफ खींचते हुए गुस्से से उसके दोनों हाथ टाइट से पकड़ के दीवार से लगा दिया। गुस्से से बनवारी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह ज़ोर से चिल्लाकर बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती हो या मिस इंडिया? किस चीज़ का इतना एटीट्यूड दिखाती हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इतना घमंड है और गुरूर है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, समझी? बनवारी की इस हरकत पर माही का खून खौल गया। उसने बनवारी को धक्का देकर ज़ोर से थप्पड़ जड़ दी और चिल्लाकर बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ। बनवारी का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। बात ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। यह देखकर प्रताप ने फ़ौरन से रुद्र को कॉल कर दिया और वहाँ पर क्या हुआ सारी बातें रुद्र को बता दिया। इधर अब वह खुद से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। बनवारी, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं कौन होता हूँ? मैं अभी बताता हूँ तुमको। 1 मिनट में अच्छे से जान पाओगे तुम।
माही कुछ सोच पाती उससे पहले ही बनवारी ने उसकी स्कूटी को लात मारी और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा। डिक्की से पेट्रोल की बोतल निकाली और स्कूटी के ऊपर पेट्रोल डाला और स्कूटी में आग लगा दिया। जहां स्कूटी को जलते देख करके माही शॉक्ड हो गई। वहीं बनवारी माही के पास आकर बोला, यह है तुम्हारी असली औकात, आगे से मुझे थप्पड़ मारने से पहले 100 बार सोच लेना। यह बोलते हुए बनवारी ने माही का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और कहने लगा, आज तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। मैं तुम्हें कहीं दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथ लगी हो और इसी बहाने से मुझे पिछले भी दिनों का बदला ले लूँगा तुमसे। और बोला, बैठो मेरी रानी। इतना कहकर माही को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। माही वही गाड़ी में जाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ो। इधर रुद्र यह सब सुन करके बहुत ज़्यादा ही गुस्से में तिलमिला उठा था और कहे जा रहा था, बनवारी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह अपनी दांत पीसते हुए गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह अपनी कार में बैठा और फ़ौरन से प्रताप के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच गया। जब तक रुद्र आया तब तक बनवारी वहां से जा चुका था। प्रताप उसका पीछा करते हुए बनवारी के पीछे ही जा रहा था। जब वहां गया, रुद्र तो देखता है कि माही का स्कूटी वहां जल रहा है। यह देखकर रुद्र सोचने लगा, बात ज़्यादा ही बिगड़ गई है। यह बनवारी की औकात दिखानी ही पड़ेगी मुझे। उसने मेरी माही के साथ इतनी गिरी हुई हरकत किया है, लगता है उसकी अपनी जान प्यारी नहीं है। यह कहते हुए प्रताप को कॉल करता है और कहने लगा, कहाँ हो तुम प्रताप? कहने लगा, बॉस इस वक्त बनवारी का ही पीछा कर रहा हूँ मैं, आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आते जाइए। रुद्र बोला, फ़ौरन से करो। बनवारी एक गोदाम में माही को लेकर गया। प्रताप भी उसके पीछे ही था। बनवारी माही का हाथ पकड़े हुए उसे गोदाम के ज़मीन पर धक्का दे देता है। माही ज़मीन पर मुंह के बल जा गिरी और आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगी, तुमने जो कुछ भी किया है वह ठीक नहीं किया। तुम देख लेना, अगर यह बात रुद्र को पता चली तो तुम्हारा वह हाल करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। माही को नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। वह रुद्र का नाम, वह तो रुद्र को पसंद भी नहीं करती, फिर भी वह रुद्र का नाम क्यों ले रही है और रुद्र ही उसे क्यों बचाने आएगा? यह सुनकर बनवारी ठहाके लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हें वह बचाने आएगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुम तो उसे पसंद ही नहीं करती हो। बेचारा तुम्हारे लिए वह क्या क्या नहीं किया है। तुम्हें उस नरक से बचाया, पर तुमने तो उसे भाव तक नहीं दिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? वह इतना बड़ा ऑफिस का CEO है और तुम एक साधारण सी लड़की, और वह तुम्हारे पीछे, पर तुम उसे समझती ही नहीं। और दूसरी बात, वह बहुत सारी लड़कियों के साथ उसका 1 नाइट स्टैंड तो हर रात चलता था, मगर जब से तुम मिली हो वह सब कुछ छोड़ चुका है और वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, पर तुम तो कभी समझी ही नहीं उसे। यहाँ तक कि वह तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखता है, पर तुम कहाँ यह देख पाती हो? तुम तो उस आए हुए 2 दिन के लड़के आयुष को देख रही हो ना, और उसके प्यार में पागल हो। यह सब सुनकर के माही की आंखें पूरी तरह से हैरान नजरों से बस बनवारी की बातें सुने जा रही थी। और बनवारी सब सच ही तो कह रहा था। प्रताप ने फ़ौरन से वहां पहुंचकर रुद्र को लोकेशन भेज दिया। 5 मिनट में ही रुद्र भी वहां पर पहुंचने वाला था। बनवारी यह सब कहकर कहने लगा, अब तो मेरे अंडर में हो और देखता हो कि कौन बचाने आता है तुम्हें। तुमने तो रुद्र का प्यार भी नहीं समझ पाई, वह तुमसे बहुत प्यार करने लगा है, तुम्हारे लिए पागल है वो, और इसी की वजह से वह बदल गया है। मैं तुम्हारे करीब बहुत पहले आने की कोशिश किया, मगर उसने अपनी ताकत से मुझे तुम्हारे करीब भी भटकने नहीं देता, पर आज मुझे वह मौका मिला है। इतने बरसों के बाद मैं तुम्हारे साथ अपना सब कुछ वसूल करूँगा, वह चाहे कल की धमकियाँ हो या फिर आज का थप्पड़। इतना कहकर बनवारी माही के हाथों को पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकने लगा। माही हाथ पैर मारती रही, मगर उसके साथ जो लड़के थे
उन्होंने भी माही के हाथ को कस के पकड़ लिया और कहने लगे, बनवारी तू अपना काम कर, उसके बाद हम भी थोड़ा चख लेंगे स्वाद इस लड़की का कि कैसी है। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, कोई भी देखे तो पागल हो जाए। ऐसे हुस्न की परी तो मैं आज तक नहीं देखी, अब मिल गई है तो करना तो बनता है ना। इतना कहकर वह तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। माही ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में थी। बनवारी ने माही के शर्ट के सारे बटन को पकड़ के खींच देता है, जिससे माही की सामने की शर्ट के बटन पूरे खुल जाते हैं और आगे कुछ बनवारी कर पाता। रुद्र उसके हाथों को पकड़ लिया और ज़ोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से बनवारी के मुंह से खून निकल गया और वह मुंह के बल गिर गया। उसे गिरते हुए देखकर दोनों लड़के भी हैरान हो गए और वह दोनों बनवारी की तरफ दौड़े। रुद्र ने जल्दी से अपना कोट निकाला और माही के ऊपर ढक दिया। माही फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका रोना रुद्र देख नहीं पा रहा था। प्रताप भी आ गया और प्रताप ने बनवारी को पकड़ लिया। पास में पड़े एक डंडे से रुद्र ने उन दोनों लड़कों को बहुत मारा, मार के अधमरा कर दिया। बनवारी भी पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी भी पैर की हड्डियां टूट गई थी, वह चलने के लायक भी नहीं था और जिस हाथ से उसने माही को टच किया था उस हाथ को भी रुद्र ने तोड़ दिया था और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ तो बहुत पहले यह कर देना चाहिए था, मगर मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं जाने दिया तुम्हें। इसका तुम इस तरह से फ़ायदा उठाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरी माही पर नज़र उठाया और देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। यह कहते हुए अभी और वह उसी आंखों के पास डंडे से वार करने वाला था कि प्रताप उसे रोक दिया और कहने लगा, बॉस रहने दीजिए, क्यों इतने नीच आदमी को मार करके आप अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। रुद्र वहीं रुक गया और कहने लगा, क्या कह रहे थे तुम कि तुमने उसे उस नरक में भेजा? तुम कौन होते हो उसको नरक में भेजने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? तुम माही की औकात दिखाना चाहते हो? मुझसे बात करो, माही मेरी है और मैं उसका हूँ। तुम सीधा मुझसे बात करो, मेरी औकात दिखाओ। तुमने माही का औकात दिखाई तो मेरी भी दिखाई। अब बताओ कि औकात क्या चीज़ होता है। और हाँ, कहाँ है वह तुम्हारा पालतू कुत्ता आकाश? उसे भी जाकर बता देना। अगर वह पलटकर भी मेरी माही की तरफ देखा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा और तुम्हारी तो वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और इस बार तो मैंने छोड़ दिया, आगे से शायद यह तुम्हारे पास जान भी ना रहे। यह कहकर के गुस्से भरी आंखों से देखते हुए माही के पास गया। माही इस वक्त रुद्र को ही देख रही थी, जो कि अभी अभी आकाश का नाम लिया। माही रुद्र से कहने लगी, आकाश, आकाश ने क्या किया है? रुद्र यह भूल चुका था कि माही वही है और वह सुन लेगी तो ज़रूर पूछेगी। और अगर वह आकाश के बारे में जान गई कि आकाश भी उसे उस नरक में धकेलना चाहता था तो माही को भी बहुत धक्का लगेगा। पर वह तो अब बोल चुका था। माही जीत कर बैठी, आकाश ने क्या किया है मेरे साथ? रुद्र ने कुछ बोलता उससे पहले ही बनवारी कहने लगा, मैं बताता हूँ। यह जानना चाहती हो ना कि आकाश क्या किया है? आकाश तुम्हारा भाई, वह मुझसे मिलकर तुम्हें कोठी पर बेचवाने का काम किया था। उसमें जितना मेरी भागीदारी थी उतना बराबर का भागीदार वह आकाश भी था। वह तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वह तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं। यह सुनना था कि माही के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह कभी सोची भी नहीं थी कि उसका भाई भी ऐसा कर सकता है। सौतेला ही सही, पर वह तो भाई था ना, और वह इतना नीचे गिर जाएगा माही ने कभी सोचा भी नहीं था। माही को इतना परेशान और फिर से फूट फूट कर रोते हुए देखकर रुद्र के दिल फटने लगे थे। वह फ़ौरन से माही को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बैठाया और उसे अपने फार्म हाउस लेकर गया। वह घर अभी नहीं ले जा सकता था क्योंकि माही की हालत बहुत ख़राब थी। उसने कॉल करके माही के माँ को बोल दिया था कि आज माही नहीं आएगी क्योंकि ऑफ़िस में बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय भी ऑफिस में आए हुए हैं। वही मीटिंग होने वाली है, बड़ा सा डील क्रैक होने वाला है। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिएगा, माही बहुत जल्द आ जाएगी। घर में खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। उसे यह सुनकर अंजना जी कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम हो माही के साथ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। माही की
माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। पर बनवारी का बात उसके जहन में एक एक करके चले जा रहा था। रुद्र ने ही उसके लिए सब कुछ किया और वह रुद्र को ही समझ नहीं पाई थी। रुद्र से दूर होना चाहती थी, बल्कि उससे नफ़रत भी करने लगी थी। पर बनवारी की बात सुनकर तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। वह कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा उसे लग रहा था कि अब वह सोचेगी तो उसका दिमाग फट जाएगा। माही को सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र कहने लगा, क्या सोच रही हो? माही, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते हैं, अपने दिमाग से निकाल दो। और रही बनवारी की बात, तो वह अब कभी तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। और चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। माही बस हाँ में सर हिलाई और वॉशरूम में चली गई। वह वॉशरूम में गई थी, मगर अपने आप को शीशे में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना बाहर तक सुनाई दे रहा था। रुद्र उसका रोना सुनकर वॉशरूम में चला गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और माही को रोता हुआ देखकर खुद पर कंट्रोल न कर पाया और उसे सीने से लगा लिया और कहने लगा, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो नहीं हुआ है, तुम अब सेफ हो, मेरे पास हो। माही भी रुद्र के गले लग गई। उसे भी रुद्र की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। माही तो रुद्र को समझना भी नहीं चाहती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ, अगर रुद्र थोड़ा सा भी लेट कर देता या फिर रुद्र नहीं जाता तो आज माही कहीं भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। बनवारी पता नहीं उसके साथ क्या ही कर जाता। यह सोचकर के बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रुद्र माही को खुद से दूर किया तो माही के बाल रुद्र के शर्ट के बटन से अटक गया और उसके बाल खींच रहा था। माही यह देख कर के बाल को निकालने की कोशिश करने लगी। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और वह अपने बाल को निकालते हुए खुद ही दर्द में थी। उसके बाल खींच रहे थे तो उसे दर्द हो रहा था। यह देखकर रुद्र कहने लगा, 1 मिनट मैं निकालता हूँ। और वह माही के बाल को अपने शर्ट के बटन से आराम से निकालने लगा। पर रुद्र का ध्यान अचानक से माही के फटे हुए शर्ट पर गया। उसके सारे बटन निकल चुके थे। माही जब देखती है कि रुद्र की निगाहें कहाँ हैं, तो वह रुद्र के दिए हुए कोट को अच्छे से ठीक करती है। माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही वीक महसूस कर रही थी। वह कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा कि खुद मेरा भाई ही मेरे साथ ऐसा करेगा। वह सोच भी कैसे लिया कि इतना कह कर के माही फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका सिसकना देखकर रुद्र भी रोने जैसा फेस बना लिया था। वह माही का रोना नहीं देख पा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ के जोर से अपने तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी और वह भी रुद्र के सीने से जा लगी। माही भी इस वक्त रुद्र के सीने से लगकर खुद को रिलैक्स महसूस कर रही थी। माही भी इस वक्त किसी से गले लगकर खुद को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र उसके सर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहने लगा, डोंट वरी मेरी बिल्ली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। माही के फेस को अपने हाथों से धोता है। उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकाल कर देता हूँ, चेंज कर लो। और उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। वहीं माही अपनी हैरान नज़रों से बस रुद्र को ही देख रही थी। वहीं रुद्र माही को अपनी मासूम शक्ल से उसे अट्रैक्ट कर रहा था। स्टोरी जारी रहेगी। क्या माही भी अब रुद्र से प्यार करने लगेगी या नहीं? रुद्र तो सच में माही का पूरा दीवाना हो चुका है। यह जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरी मेरी मोहब्बत भाग 3। अगर आपने पीछे की कहानी नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कबीर के इस तरह से कहने पर कोमल पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठी थी और वह फ़ोन काट देती है। कुछ ही देर में एक सर्वेंट कमरे में एंटर करती है। वह खाना लेकर आई थी कोमल के लिए। कोमल सर्वेंट की तरफ पलट कर देखती है और कहती है, यह क्या है? सर्वेंट कहने लगी, यह खाना है आपके लिए। फिर कोमल उस नौकरानी के पास जाकर के उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो
आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, आपकी बहुत कृपा होगी, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। उसे सर्वेंट को कोमल पर दया आ रही थी, लेकिन वह अपने बॉस के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए कोमल के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मैम, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बॉस ने सिर्फ आपको खाना खिलाने को कहा था, तो आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। यह कहकर के वह बाहर जाने लगती है कि तभी कोमल दौड़कर फिर से सर्वेंट के हाथों को पकड़ लेती है और फिर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए यहाँ से बाहर निकलने में। वह सर्वेंट कोमल की बातें सुनकर पिघलने लगी थी, लेकिन उसे अपने बॉस का भी डर था। इसीलिए वह कोमल को साफ मना करते हुए बोली, प्लीज़ मैम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर से उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी कोमल फिर से उसके हाथों को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि वह सर्वेंट सीधे ज़मीन पर गिरी थी और कोमल इसका फ़ायदा उठाकर उस कमरे से बाहर भाग जाती है। कोमल कमरे के बाहर जाती है तो सामने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, जिससे कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इस गार्ड से कैसे बचे। कि तभी कोमल एक खतरनाक मुस्कान के साथ सोचने लगती है। उसे बॉडीगार्ड्स के पास जाने लगती है और वह बॉडीगार्ड्स कोमल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपना सर झुका लेते हैं। सब बॉडीगार्ड्स वन साइड लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनके बॉस को पता चला कि हमने उनकी गर्लफ्रेंड को अपनी नज़र उठाकर देखा तो वह उनकी आंखें निकलवा लेंगे। इस डर की वजह से सारे गार्ड्स अपनी नज़रें नीची करके खड़े थे। कोमल अपने कदम वहीं रोक लेती है और फिर झट से पलटकर दूसरी तरफ होते हुए सीढ़ियों से नीचे चली जाती है और फिर गेट की तरफ भागने लगती है। कि तभी सामने से और भी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिससे कि कोमल उसे पलटकर दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसे ही कोमल पूरे हॉल में भाग रही थी। जब कोई भी बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ आते तो कोमल दूसरी साइड से निकल जाती थी और इधर सारे बॉडीगार्ड्स भी डर रहे थे कि कोमल को पकड़ने से, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें अपनी लेडी बॉस को छुआ भी तो कहीं उनका बॉस उन्हें मौत के घाट न उतार दे। इसलिए वह सिर्फ कोमल को हवेली से बाहर जाने से रोक रहे थे, ना कि उसको पकड़ रहे थे। लेकिन कोमल को लग रहा था कि वह कामयाब हो जाएगी इस घर से बाहर जाने में। लेकिन ऐसे ही कोमल 1 घंटे तक सारे बॉडीगार्ड्स को पूरे घर में नचाए हुए थी और फिर उसका फ़ायदा उठाकर कोमल गेट के तरफ भागने लगती है। कोमल भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर खुद से बोली, अब मैं इस हवेली से भागने में कामयाब हो जाऊंगी। यह सोचकर कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर तभी वह भागते हुए किसी से टकरा जाती है। अचानक टकराने की वजह से कोमल पीछे की तरफ गिरने लगती है। कि तभी वह मजबूत हाथ कोमल की कमर पर पकड़े हुए महसूस हुई और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि कोमल उसके लोहे जैसे सीने से जाकर टकरा जाती है। कोमल ने अभी तक उसे इंसान को नहीं देखा जिसके सीने से वह अभी टकराई थी, इसलिए कोमल अपनी निगाहों को ऊपर कर उस इंसान को देखने लगती है। उस इंसान को देख कर के कोमल 4 कदम पीछे हट जाती है। फिर कोमल गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे किडनैप करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। फिर कोमल अपने आसपास कुछ ढूंढने लगती है जिससे कि वह कबीर को मार सके। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर था। वह कोमल को जल्दी से अपने हाथों में पकड़ा और उसे अंदर कमरे में लेकर जाने लगा था। इतने पर ही कोमल उसके हाथों पर जोर से चिकोटी काट लेती है, जिसके वजह से कबीर को बहुत ज़्यादा ही गुदगुदी होती है और वह उसे हाथों से कोमल को छोड़ देता है, क्योंकि वह अभी सिर्फ एक सफ़ेद शर्ट में थी। यहाँ तक कि वह शर्ट थाई को बड़े ही मुश्किल से छुपा पा रहे थे। वह शर्ट कबीर की होने की वजह से कोमल के लिए वह शर्ट काफ़ी लूज थी, जिस वजह से वह शर्ट कोमल के कंधे से थोड़ी ऊपर खिसकी हुई थी। इस वक्त कोमल दिखने में बहुत ही हॉट लग रही थी। अगर कोई उसे इस तरह देख ले तो खुद को कोमल के लिए जंगली बनने से रोक नहीं सकता है। लेकिन कोमल को यहाँ से भागने का एहसास की वजह से उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसने इस वक्त क्या पहना है और क्या नहीं। वह कपड़े उसे कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं। वह तो सिर्फ यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी कबीर उससे जलते हुए निगाहों से देखे जा रहा था। कोमल इस वक्त बेखबर अब भी उसे
मारने के लिए अपने आसपास देख रही थी, जिसकी वजह से वह उसकी जलती निगाहों को अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही थी। और इधर कबीर को कोमल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अभी जाए और कोमल के बाल पकड़कर उसे कमरे तक लेकर जाए, उसकी वह हाल करे कि वह कभी अपना चेहरा तो क्या पहचान न पाए। लेकिन वह खड़ा था, अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए था। तब तक सारे गार्ड्स भी कोमल का पीछा करते हुए कोमल के पास आने लगे थे। कबीर अपने बॉडीगार्ड्स को देख करके कोमल पर से अपनी नज़र हटाकर बॉडीगार्ड्स को अपने सरसरी निगाहों से घूरते हुए देखा, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स कोमल से थोड़ा दूर वहीं पर रुक गए। लेकिन फिर भी कबीर गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए बोला, अपनी निगाहें नीचे रखो और अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कोमल कबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर के कबीर की तरफ देखने लगती है। उसे देखकर कोमल बुरी तरह से डर जाती है, जिसका चेहरा इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल और उसकी नसें साफ नज़र आ रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कबीर इस वक्त कितना गुस्से में है। वह सारे बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद वह कोमल की तरफ बढ़ने लगा था। कबीर को अपनी तरफ गुस्से में आता देखकर कोमल अपने कदम पीछे करने लगती है। कोमल को अपने कदम पीछे करता देखकर कबीर अपनी ताकत और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर के कोमल डर जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर जाहिर न करते हुए बोली, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। यह कहकर के कोमल झट से पीछे मुड़कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह कहाँ कबीर से बच पाती, क्योंकि कबीर उसके भागने से पहले ही अपने लंबे कदम कर उसके कमर को फिर से अपनी मजबूत हाथों से अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर ज़बरदस्ती कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। कोमल उसकी बाहों से छुड़ने के लिए छटपटाते हुए बोली, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा नीचे उतारो। कोमल कबीर से छूटने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कबीर उसके सभी बातों को इग्नोर करके उसे कमरे में लेकर गया और गेट पर अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया। उस कमरे में ले जाकर के बेड पर पटक दिया। सुबह में कबीर दरवाजे पर फिंगरप्रिंट नहीं लगाया था, क्योंकि कोमल को खाना भी देना था सर्वेंट को, इसलिए वह सिर्फ लॉक करके चला गया था और सभी को हिदायत देकर गया था। लेकिन अब वह घर पर आ चुका था, इस वजह से वह फिंगरप्रिंट डाल दिया। इधर कोमल, जो कबीर इस तरह से पटका था, उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगी थी। उसकी पहनी हुई शर्ट फट जाती है। वह तो अभी कबीर की तरफ ही देख रही थी कि अपने बॉडी पर फटे कपड़े को महसूस कर कोमल झट से अपने सीने को अपने हाथों से कवर करने लगी थी, क्योंकि वह सिर्फ इस वक्त शर्ट में थी और वह शर्ट भी ऊपर से थोड़ा फट चुका था, जिससे कि उसे यह फील हो रहा था कि फिर कोमल अपनी निगाहों कबीर की तरफ करती है तो एक पल के लिए उसे देखकर डर जाती है। इतने में कबीर के फ़ोन पर कॉल आया। वह कॉल देखकर मुस्कुरा उठा और वह कॉल रिसीव करके सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, क्या हाल है बॉस। उधर से आवाज़ आती है, तुम बताओ तुम कहाँ हो। वह कहने लगा, मैं अभी अभी ऑफिस से घर आया हूँ, क्या बात हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। कबीर कहने लगा, बताओ क्या बात है। अनिरुद्ध बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। वह पार्टी तुम्हें याद है ना, उस पार्टी में तुम भी गए हुए थे। मुझे किसी ने ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर दी थी और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कोमल है। लेकिन कोमल का कुछ भी पता नहीं है, वह कहाँ है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मेरा असिस्टेंट सिद्धार्थ ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वह मिली नहीं। पता चला कि वह भी उस पार्टी में थी और उस पार्टी के टाइम से ही वह गायब है। कहाँ गई, कहाँ होगी, कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर कबीर कहने लगा, वह जहाँ भी होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे यह बात बताकर बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह कहाँ है। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। इतना सुनना था कि अनिरुद्ध सारी बातें समझ गया कि हो ना हो कोमल के बारे में कबीर ज़रूर जानता है, क्योंकि उसे पहले भी कोमल बहुत ज़्यादा पसंद थी। कई बार उसने अनिरुद्ध से बोला भी था कि मुझे कोमल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वह जब भी अपने पापा के साथ कोई भी पार्टी में जाती, कबीर उसे देखकर आहें भरता। अनिरुद्ध कहने लगा, क्या कोमल तुम्हारे पास है। यह सुनकर कबीर मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ। अनिरुद्ध पूरी तरह से हैरान हो गया। कहने लगा, कबीर तुमने यह क्या किया।
तुमने क्यों उसे अभी? वह इतना बोला ही था कि अनिरुद्ध के बगल में किसी लड़की की आवाज़ आती है। कबीर कुछ कहता कि अनिरुद्ध उस लड़की की तरफ ध्यान देने लगा था। अनिरुद्ध अभी ऑफिस में ही था। अभी वह कबीर से बातें कर रहा था कि उसके सामने जानवी आई थी। जानवी कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मिलकर के मेरी बहन का किडनैप करोगे। मैं तो तुम दोनों को इतना शरीफ और अच्छा समझती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों इतना गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। मैं अभी जाकर सभी लोगों को बताती हूँ। यह सुनकर के अनिरुद्ध पूरी तरह से हैरान हो गया था। वह डर गया था कि जानवी को कैसे रोके, इसे कैसे पता चल गया। लेकिन इसमें अनिरुद्ध की तो कोई गलती नहीं थी। कबीर अपना फ़ोन ऑन किए हुए ही था और उसे सारी बातें जानवी की सुनाई दे चुकी थी। कबीर को भी अब घबराहट होने लगी थी। यह सोच करके कि जानवी पता नहीं अब आगे क्या करेगी। जानवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध उसके तरफ बढ़ जाता है। अभी कबीर फ़ोन पर ही था। अनिरुद्ध कहने लगा, तुम फ़ोन रखो और जो किए हो बहुत गलत किए हो, इसका तुम सोचना। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देता है और जानवी के तरफ बढ़ जाता है। जानवी अभी ऑफिस के कॉरिडोर में थी। इतने में ही अनिरुद्ध जाकर पीछे से जानवी का हाथ पकड़ लेता है और अचानक जानवी का हाथ पकड़ने की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया था और वह गिरने को हुई। लेकिन अगले ही पल अनिरुद्ध ने उसे अपने मजबूत बाहों में थाम लिया था और एक पल के लिए तो दोनों की सांसें बिल्कुल थम सी गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में यूं ही देखने लगे थे। अनिरुद्ध तो पूरी तरह से खो चुका था, क्योंकि इस वक्त जानवी की आंखों में अपनी बहन कोमल के लिए बहुत ही बेचैनी और फिक्रमंद महसूस हो रही थी। वह रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल रही थी। पता नहीं उसकी बहन के साथ कबीर ने क्या किया होगा। तभी जानवी कहती है, छोड़ो मुझे। अनिरुद्ध उसे अच्छे से खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, जानवी मेरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो। लेकिन जानवी इस वक्त कुछ भी सुनने और समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। वह बहुत परेशान थी अपनी बहन के लिए। वह रोए जा रही थी। अनिरुद्ध उसे अपनी बगल के सोफ़े पर बैठाता है और उसे पानी पिलाया और कहने लगा, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कल तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। बट वह सॉफ्ट ड्रिंक में नशा मिलाया गया था, मुझे पता चला, बट तुमने नहीं मिलाया। लेकिन इतना कहकर के वह रुक जाता है। तभी जानवी कहने लगी, लेकिन क्या, कौन मिलाया था? यह सुनकर के अनिरुद्ध कहने लगा, पता नहीं तुम्हें विश्वास भी होगा या नहीं मेरी बातों का। जानवी उसकी बातों का फिर से कोई जवाब नहीं देती है, बट अपना सवाल करती है, किसने किया है तुम्हारे साथ यह हरकत? अनिरुद्ध अपनी आंखें बंद करके कहता है, कोमल ने। जानवी कोमल का नाम सुनकर पूरी हैरानी से बस अनिरुद्ध को ही देख रही थी। वह कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बदनाम करने के बाद और मेरी बहन के पीछे पड़े हो, और मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना सुनकर के अनिरुद्ध अब कुछ नहीं बोला और जानवी का हाथ पकड़े हुए ऑफिस से बाहर लेकर जाता है और अपनी कार में बैठाता है। जानवी कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अनिरुद्ध उसके हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था और कहने लगा, चुपचाप बैठो, अभी सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कह करके उसे गाड़ी में बैठाता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसे लेकर कबीर के फार्म हाउस पर जाता है। वहाँ कबीर सर्वेंट से पहले ही बोल चुका था कोमल के कपड़े के लिए। कोमल का ड्रेस आ चुका था। वह जानता था कि अनिरुद्ध उसके फार्म हाउस पर ज़रूर आएगा, इसीलिए उसने कोमल को बोल चुका था कि वह सही ढंग से ड्रेस पहन ले। कोमल ड्रेस पहन चुकी थी। अनिरुद्ध उसके फार्म हाउस पर एंटर करता है। उसके पीछे जानवी भी होती है, जो कोमल जानवी को देखते ही आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लेती है और कोमल जानवी को देखकर रोने लगी थी। जानवी उसकी आंसू पोंछती है और कहती है, टेंशन मत लो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता है। इतना कह करके वह उसको फिर से गले लगा लेती है। उसे थोड़ी देर के बाद कोमल से मिलने के बाद जानवी को होश आया था। उसे कबीर की तरफ कदम बढ़ाई और चलते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? कबीर इस वक्त कुछ नहीं बोलता है, वह बस चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है।
अनिरुद्ध भी कबीर के पास बैठ जाता है और कहता है, जानवी जरा रिलैक्स हो जाओ, मुझे कुछ क्लियर करना है, तुम भी जान जाओगी कि किसकी गलती है। अनिरुद्ध कोमल को अपने पास बुलाता है और कहता है, कोमल यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ बैठो और मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब दो। कोमल इस वक्त बहुत डरी और सहमी थी, पर उसके पास जानवी थी इसलिए वह ज़्यादा डरी नहीं और वह अनिरुद्ध के बुलाने पर उसके पास सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध कोमल की तरफ देखने लगा और कहने लगा, सच सच बताना, तुमने मेरे ड्रिंक में नशे की दवा क्यों मिलाई? इतना सुनकर के कोमल हैरान हो गई थी कि इसे कैसे पता चला। इससे पहले कि कोमल अनिरुद्ध से यह सवाल करती, उससे पहले कि अनिरुद्ध कहने लगा, मुझे सब पता है, तुम बस बताओ कि तुमने क्यों किया। कोमल डरते हुए और अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहने लगी, जब दी ने मना कर दिया आपसे एंगेजमेंट के लिए और आपने भी दी से मना कर दिया तो मुझे आपकी तरफ आने से अब कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको चाहती थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इस वजह से मैंने उसे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई, जिस वजह से उस रात में आपके करीब होती और आप मेरे करीब। इतना सुनकर जानवी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि कोमल की बेवकूफ़ियों पर क्या जवाब दे। वह और भी अनिरुद्ध के नज़रों में अपने आप को छोटा महसूस करने लगी थी। बट कोमल ने अब जब आगे की बात बताई तो गलती से आपके कमरे में जाने के बजाय वह कैसे कबीर के कमरे में चली गई और कबीर ने उसके साथ वह सब किया। यह जानकर जानवी कबीर को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से कबीर के गाल पूरे लाल हो जाते हैं। वह शर्माए हुए नज़रों से जानवी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा था। इधर अनिरुद्ध भी कहने लगा, कबीर मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, कोमल बच्ची है, ना समझ है, उसे समझा सकते थे ना तुम। इस तरह से उसके साथ गिरा हुआ हरकत कर कैसे सकते हो तुमने उसे समझाने के बजाय तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम तो कोमल से प्यार करते थे ना, फिर यह गलती कैसे हो गई? कबीर कहने लगा, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और यह हो गया गलती। लेकिन मैं इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गलती को सुधारूँ। मैं तो बस कोमल को इसलिए यहाँ पर लाया था कि यह मुझे समझ सके। मैं इसे अपने करीब रखूँगा तो शायद इसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। इस वजह से मैं इसे अपने पास रखने का मन बना लिया था। इतना सुनकर कोमल फूट फूट कर रोने लगी थी कि वह अब बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इतना सुनकर देखकर जानवी कोमल के करीब आई और उसे गले से लगा लेती है और कहने लगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो, घर चल सकती हो, पापा और दादी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आते हुए बोल दी थी कि तुम अपने दोस्त के यहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त के यहाँ जाकर रह सकते हैं। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता है कि हमें इस हालत में कोमल को घर ले जाना चाहिए, अनिरुद्ध ने कहा। जानवी यह सुनकर कहने लगी, तुम चुप रहो, तुमसे मैंने एडवाइस नहीं मांगी है। अनिरुद्ध जानवी की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि जानवी को गुस्सा करना बनता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा जो हो गया है। वह कोमल के हाथ को पकड़कर अनिरुद्ध कहने लगा, कोमल तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मेरा और तुम्हारा उम्र का डिफरेंट बहुत ज़्यादा है और तुम तो बहुत अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती हो, मुझ जैसे नहीं। मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर अच्छा होता तो मैं जानवी के साथ ऐसा नहीं करता। यह सुनकर के जानवी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी थी। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गई कि अनिरुद्ध यह कैसी बातें करने लगा है। अनिरुद्ध कोमल से कहने लगा, आज से हम और तुम अच्छे वाले फ्रेंड हैं, गुड गर्ल, और उसे कहता है, अ स्माइल प्लीज। इतना सुनकर के कोमल हंस पड़ी, क्योंकि कोमल हंसमुख थी। वह ज़्यादा देर तक रोंदू सा मुंह बनाकर नहीं रह सकती थी। इधर जानवी को कबीर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कबीर को बहुत बुरा भला कहा। उसे नफरत सी होने लगी थी कबीर को देखकर। वह कहने लगी, मेरे नज़रों से तुम दूर हो जाओ। कबीर इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट फील कर रहा था। वह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जानवी के सामने जानवी कोमल का हाथ पकड़े बोली, चलो यहाँ से, और वह कोमल को लेकर उसे फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। यह देख कर के अनिरुद्ध कबीर को कहता है कि
तुम्हें यह अच्छा नहीं किया है। जिस इंसान से तुम इतना मोहब्बत करते हो उसके साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया अपनी लाइफ में। इतना सुनकर कबीर कहने लगा, भाई मैं क्या करूं? मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध कहने लगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह कर के वह वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर देखा कि जानवी ऑटो का वेट कर रही थी और वह कोमल उसके गले लगी हुई थी। यह देखकर अनिरुद्ध जानवी के करीब आता है और कहता है, जानवी चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जानवी उसे बस एक नज़र मुड़कर देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तब तक एक ऑटो आता हुआ नज़र आया, बट उस ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि दिखने में बहुत ही गंदे नज़रिया वाला था। वह जानवी को और कोमल को बहुत ही गंदे नज़र से देख रहा था। इतना देखकर अनिरुद्ध कहने लगा, तुम मुझे चाहे कितना भी गाली दे लेना, गुस्सा कर लेना, लेकिन मैं इस वक्त इस ऑटो में बैठने नहीं दूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यह लोग किस नज़र से सब देख रहे हैं। इतना देखकर जानवी भी 1 मिनट के लिए सोचने लगी, शायद अनिरुद्ध की कार में ही जाना सही होगा क्योंकि कोमल उसके साथ है और कोमल के साथ कुछ ऐसा हो वह सोच भी नहीं सकती। वह अनिरुद्ध के कार की तरफ बढ़ जाती है। अनिरुद्ध यह देखकर फौरन से कार का दरवाज़ा खोल देता है। उसने कोमल को बैठाया और फिर खुद भी बैक सीट पर बैठ जाती है। कोमल अभी भी जानवी को पकड़े हुए थी। अनिरुद्ध दोनों के बैठ जाने के बाद खुद भी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगा था। कुछ देर के बाद अनिरुद्ध जानवी से बोला, कहाँ ड्रॉप करना है? घर पर? इतना सुनकर के जानवी कहती है, हाँ। अनिरुद्ध इस वक्त कार के मिरर से बस जानवी को देखे जा रहा था। जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही उदास थी और कोमल के लिए बहुत परेशान भी हो रखी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोमल के साथ ऐसे कैसे हो गया। कोमल के लिए तो अनिरुद्ध भी बुरा फील कर रहा था। उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कबीर पर अंदर से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। फिर कबीर सोचने लगा कि सच में मैंने बुरा किया कोमल के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोमल को तो मैं प्यार करता था ना, फिर मैं कैसे उसके साथ ऐसे कर सकता हूँ? मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फिर वह तो प्यार थी मेरी, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया? इतना बड़ा गलती कर दिया हूँ, वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। इतना सोचकर वह अभी अपने कमरे में बंद होकर रोने लगा था। वह इतना बड़ा बिजनेसमैन था और इतना स्मार्ट था, हार्टलेस था, फिर भी वह कोमल के लिए बहुत ज़्यादा ही लव फील कर रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह कोमल के साथ 2 दिनों में क्या किया। अनिरुद्ध के इतना गुस्सा करने के बाद उसे अकल आया था कि उसने वाकई में कोमल के साथ बहुत गलत कर दिया। इधर जानवी के दादी और पापा इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों का कुछ ही देर में जानवी अपने घर आ जाती है। जब कार से जानवी कोमल को लेकर बाहर निकलती है तो दादी देखकर हैरान हो जाती हैं कि कोमल को क्या हो गया है। जानवी कहने लगी, दादी माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोमल को बस फूड रिएक्शन हुआ है और कुछ नहीं। उसके थोड़े पेट खराब हो गए हैं, इस वजह से वह थोड़ी वीकनेस फील कर रही है। मैंने दवा दे दिए हैं, उसे थोड़ी आराम करने की ज़रूरत है। आराम करेगी तो सही हो जाएगी। इतने में अमर ठाकुर भी आ गए। वह भी कहने लगे, जल्दी से जल्दी कोमल को ले जाओ इसके कमरे में, उसे रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जानवी कोमल को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। इधर अनिरुद्ध भी गाड़ी से निकला। उसे डर था कि कहीं जानवी कबीर का सच्चाई न बता दे, पर जानवी ऐसा नहीं की। यह सोच भी अनिरुद्ध को हो रहा था, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अमर ठाकुर देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। कहने लगे, अनिरुद्ध बेटा आप? अनिरुद्ध कहने लगा, हाँ अंकल, मैं रास्ते से आ रहा था तो इन्हें ऑटो के लिए खड़ा देखा तो मैं ही इन्हें लिफ्ट दे दिया। वसुंधरा जी कहने लगी, अच्छा किया बेटा जो कि इन्हें तुमने घर लेकर आ गए। चलो आओ बैठो, चाय कॉफ़ी पी लो। अनिरुद्ध कहने लगा, नहीं दादी माँ कभी और आ जाऊँगा। लेकिन वसुंधरा जी कहने लगी, नहीं चलो बेटा, यहाँ तक आए हो तो 10 मिनट और सही। इतना सुनकर अनिरुद्ध चला गया। उसे भी इस वक्त जानवी से बात करनी थी। यह मन बनाकर वह अंदर चला जाता है। उधर मिस्टर अमर सर्वेंट को बोल दिए कॉफ़ी के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध को कॉफ़ी ही पसंद थी। कुछ ही देर में जानवी कोमल को अच्छे से उसे सुला कर आ चुकी थी। कुछ देर में कोमल सो भी चुकी थी क्योंकि कोमल बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। जब जानवी नीचे आती है तो देखती है कि अनिरुद्ध हॉल में
सोफे पर बैठा हुआ है। वह वहाँ नहीं जाती है। वह किचन में जाने को हुई, लेकिन वसुंधरा जी जाह्नवी से कहती है कि आओ बेटा यहाँ बैठो। उधर कहाँ जा रही हो? इतना सुनकर के जाह्नवी कहने लगी, मैं अभी आती हूँ दादी माँ, अभी काम है, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। इतना सुनकर मिस्टर अमर और वसुंधरा जी समझ गए कि अनिरुद्ध की वजह से